नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी में झगड़े, सत्ता संघर्ष होते रहते हैं। लेकिन जब कोई पार्टी बुरी तरह हारती है तो ये जो झगड़े हैं ये और तेज हो जाते हैं। और आजकल ऐसी ही कुछ स्थिति बीजेपी में है। और मैं बात कर रहा हूं बीजेपी में आजकल सबसे बड़े सवाल की कि मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और। अब जब से कर्नाटक के नतीजे आए और साथ ही उत्तर प्रदेश के म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे आए, तब से ये जो योगी वर्सेस शाह ये जो झगड़ा है ये घमासान और तेज हो गया है। उसकी वजह यह है कि कर्नाटक में सारा खेल अमित शाह के हाथ में था और वहां बीजेपी बुरी तरह हारी। उत्तर प्रदेश में सारा खेल योगी के हाथ में था और वहां बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। इसलिए लखनऊ में आजकल स्ट्राइक रेट की बात हो रही है कि योगी का स्ट्राइक रेट 100%, अमित शाह का स्ट्राइक रेट 30% से कम। लेकिन दोस्तों, सवाल कर्नाटक की हार नहीं है, यूपी की जीत नहीं है। सवाल असली यह है कि अगर कर्नाटक के बाद, या यूं कहूं हिमाचल और कर्नाटक के बाद, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये भी अमित शाह के हाथ से निकला या राजस्थान भी निकला, तो क्या फिर ये झगड़ा बढ़ेगा योगी वर्सेस शाह? क्या ये घमासान फिर और तेज हो जाएगी? अगर मोदी अमित शाह को आगे बढ़ाते हैं, योगी को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर आप भाजपा के भीतर आपको क्या दिखता है, क्या होने जा रहा है फिर? देखिए, आपने जो नंबर 2 पोजीशन दे के रखी है अमित शाह को, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के आशीर्वाद से वो नंबर 2 पोजीशन पे है। वो मोदी जी के सेनापति है। जब राजा चला जाता है तो सेनापति भी जाता है। सेनापति का आकलन आप अलग से नहीं कर सकते। यदि कल मोदी का ही आभा उतर जाती है, मोदी के ब्रांड की चमक खत्म हो जाती है, तो अमित शाह तो ब्रांड है ही नहीं। अमित शाह वो चंद्रमा है जो सूरज से रोशनी लेता है। सूरज कौन है? वो सूरज आज के डेट में तो नरेंद्र मोदी जो रोशनी देते हैं, और एक योगी नए उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूरज तो डूब रहा है। अगर सूरज डूब रहा है तो फिर चांद के अंधेरे में होगा। चांद अंधेरे में होगा, नया तारा होगा, उसके तरफ लोग देखेंगे। अब दोस्तों, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, या फिर गोरखपुर की गलियां हो, या फिर लखनऊ का सचिवालय हो, योगी के जो समर्थक हैं आजकल स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। धोनी और तेंदुलकर के स्ट्राइक रेट की बात नहीं, अमित शाह और योगी के स्ट्राइक रेट की बात। और ये स्ट्राइक रेट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और शायद इस फ़र्क को अमित शाह और योगी के कद के तौर पे देखा जा रहा है। मैं ज़रा आपको म्यूनिसिपैलिटी का पहले स्ट्राइक रेट दिखाता हूँ, फिर कर्नाटक का स्ट्राइक रेट दिखाऊंगा। और ये जो चर्चा हो रही है क्यों हो रही है, क्या ये एक बढ़ते हुए घमासान के संकेत हैं? और क्या 2024 में ये घमासान मोदी की हसरतें तोड़ सकती हैं, सपने तोड़ सकती हैं? मैं ज़रा इस स्ट्राइक रेट पर आता हूँ। अगर आप देखें स्क्रीन पर तो ये लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं। इसमें अगर कॉरपोरेटर्स का हम देखें 1420 सीट थी, उसमें से बीजेपी ने 813 सीट जीती। 1420 में समाजवादी पार्टी को 191 मिली, बसपा को 85 सीट मिली, कांग्रेस को 77 सीट मिली। यानी कॉरपोरेटर्स के जो चुनाव थे उसमें जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का वो है 57.25, 57.25, 57% आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट योगी का है। लेकिन जो मेयर के चुनाव हुए 17 कॉरपोरेशन में, जितने बड़े शहर हैं आप गिनते जाइए, बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, गिनते जाइए आप, 17 के 17 जो क्रूशल चुनाव थे मेयर के, 17 के 17 योगी ने जीते हैं, बीजेपी ने जीते हैं। स्ट्राइक रेट है 100%, 100%, एक रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप कर्नाटक का चुनाव देखेंगे, जहां पर अमित शाह और मोदी ने ही सब कमान संभाल रखी थी, या यूँ कह सकते हैं चाणक्य के हाथ में कमान थी, वहाँ पर 224 में से सबसे खराब प्रदर्शन है बीजेपी का पिछले कुछ सालों में। 224 में सिर्फ 66 सीट मिली हैं, और जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का या अमित शाह का कह लीजिए कर्नाटक में 29.46, 29.46। तो एक तरफ 100%, लखनऊ में, बेंगलोर में 29%।
अब दोस्तों, योगी और अमित शाह के बीच ये जो सत्ता संघर्ष या उनकी लॉबीज़ के बीच में जो टकराव है, ये कोई नया नहीं है। 2021 में जब पंचायत चुनाव योगी बुरी तरह हारे थे और उसके बाद कोविड की लहर थी दूसरी, उसमें बहुत नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई और अव्यवस्था सामने आई। उस वक्त चाणक्य ने पूरा प्लान बना लिया था और मोदी की सहमति भी थी कि योगी को कुर्सी से नीचे उतारो, लेकिन कहीं आरएसएस ने एक तरह से लाइफ दे दिया, एक फ्रेश लीज दे दी योगी आदित्यनाथ को। शायद बीजेपी के पास विकल्प भी नहीं थे और 2022 का चुनाव भी बहुत ही पास आ चुका था और योगी को वहाँ पर लाइफ मिली। और आज आप योगी की स्थिति देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट जो था, जो एकदम नीचे था, वो 100%, और यहीं से एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। अब इस पर कई वीडियोस आपको मेरी टाइमलाइन पे मिल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कितने मंत्री जो हैं वो अमित शाह के बनाए हुए हैं, अमित शाह के चेले हैं, कितने ऐसे मंत्री हैं जो योगी की किचन कैबिनेट बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में डीजी किसका, चीफ सेक्रेटरी किसका, सेक्रेटरी किसका, ये जो आईएएस आईपीएस ये किसके साथ हैं, कितने लोग अमित शाह के साथ हैं, कितने योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, ये जो है चर्चा, ये भी नई नहीं है। इस पर भी मैंने कई वीडियोस बनाए। लेकिन जो असली बात मैं करने जा रहा हूँ, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि हिमाचल कर्नाटक के बाद अगर हार की हैट्रिक छत्तीसगढ़ में लगती है, जहाँ नवंबर में चुनाव है और बीजेपी बहुत कमज़ोर विकेट पे है, और अगर मध्य प्रदेश में भी यही हाल होता है कि मध्य प्रदेश भी गया, अब राजस्थान पर अभी भी 50-50 है, क्योंकि एक तरफ वहाँ पर बीजेपी के भीतर घमासान है तो कांग्रेस में भी घमासान है। लेकिन अगर ये हैट्रिक हो गई हार की, कई स्टेट्स हाथ से निकल गए, तो फिर क्या होगा 2024 से पहले या 2024 के बाद। अब दोस्तों, जब अमित शाह की बात आती है, गुजरात लॉबी की बात आती है, तो उसके सामने योगी को ही क्यों खड़ा कर दिया जाता है। अगर लॉबी की बात आती है तो फिर अमित शाह लॉबी और योगी लॉबी की बात क्यों होती है। उसकी सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं वजह है, वो ये है कि आज की तारीख में योगी सबसे ताकतवर नेता हैं दिल्ली दरबार के बाहर या गुजरात लॉबी के बाहर। एक ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं अपने दम पर अब उन्होंने चुनाव जीतना शुरू कर दिया। वो चाहे ठोको नीति हो या हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हो या मोदी का मॉडल हो, जिस मॉडल को उन्होंने और बड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश में, जो भी कारण हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगा कि योगी जैसे कई हैं बीजेपी में। सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, मेनका गांधी ने भी कहीं ना कहीं वो भी तिरछी हुई, वरुण गांधी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया। ऐसे तमाम नेता हैं, अडवाणी हैं, जोशी। मैंने कोशिश करी है कि 4 ग्रुप्स में ये जो बागी सुर है या कहीं ना कहीं वो लोग जो मोदी के नहीं हैं या मोदी जिनसे थोड़ी सी दूरियां रखते हैं, वो 4 ग्रुप्स में मैंने उनको बनाया है अलग अलग। मैं ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको कहानी थोड़ी समझ में आ जाएगी कि मोदी और शाह की क्या वाकई मोर्चाबंदी है या नहीं है, लेकिन दबी जुबान में है। अगर पहला आप ग्रुप देखें, फर्स्ट ग्रुप देखें आप विरोध करने वालों का, तो उसमें एल के अडवाणी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी हैं। और ये बात छुपी नहीं कि अडवाणी ने जिस तरह से उनका विरोध किया था, अडवाणी की चलती तो हो सकता है मोदी शपथ ही ना ले पाते। मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने मोदी जी की शपथ में तो मदद करी, बाद में नहीं की, बाद में वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोदी के मुखालिफ हुए। फिर अरुण शौरी हैं, और भी कई हैं, यशवंत सिन्हा जो अब बीजेपी में नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही नाम रखे क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गया, स्क्रीन छोटी है। अगर आप ग्रुप 2 देखें तो ये वो लोग हैं जिनकी पुरानी अदावत रही है। ये सभी मुख्यमंत्री थे। वसुंधरा राजे राजस्थान में नहीं बनती और वसुंधरा राजे को इस तरह से साइडलाइन किया कि राजस्थान ही चला गया हाथ से। रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री, मोदी से इनकी भी नहीं बनती। येदियुरप्पा, और येदियुरप्पा से जो नाराज़गी थी उसका हाल आपने कर्नाटक में देख लिया, जिस तरह से रुसवाई हुई है, जिस तरह से आप कह सकते हैं अपमान का घूंट पीना पड़ा है चाणक्य को, अमित शाह को, वो भी आपने देखा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसमें वो नेता हैं जो सब छत्रप हैं, अपने अपने सूबे के लीडर हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी आप इसमें गिन सकते हैं। ग्रुप 3 देखिए, ग्रुप 3 ये है कि जो मोदी से कहीं ना कहीं सीनियर था, जो लोग मोदी से पहले सत्ता में मंत्री बन गए, जैसे राजीव प्रताप रूडी, इनको भी किनारे कर दिया, इनका आज कहीं अता पता नहीं है। शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए थे जब मोदी जी तब दिल्ली में थे। मुख्तार अब्बास नकवी, और भी कई हैं, सुशील कुमार मोदी, और भी कई लोग हैं इसमें।
लेकिन ये जो ग्रुप 3 है ये आज की तारीख में एकदम शिथिल है। ग्रुप 4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इस पर नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, इस पर भी कई वीडियो हैं और आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह, कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को भी जो उनकी जो हैसियत थी पार्टी में, कई बार के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ जो सलूक है, उनको जिस तरह से हाशिए पर रखा गया, या किस तरह से राजनाथ ने खुद अपने को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया, चुप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी से खुश है राजनाथ सिंह। योगी आदित्यनाथ, अब योगी आदित्यनाथ इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार उनको हटाने की कोशिश हुई। 2021 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं प्लानिंग हो गई थी कि योगी को हटाना ही हटाना है। तो वो योगी कहाँ माफ़ करने वाले हैं? वो योगी जो किसी की सुनते नहीं हैं, वो योगी जो मोदी से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आज लोकप्रिय है, वो योगी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है मोदी को भी और अमित शाह को भी। अब एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हिमाचल की हार के बाद, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के हार के बाद, फिर कई बाई इलेक्शंस हारने के बाद, कर्नाटक लूज़ करने के बाद, बहुत बुरी तरह से कर्नाटक लूज़ करे, और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, उसके बाद साथ ही में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है नवंबर में, इसमें अगर फिर से हार होती है तो यही जो ग्रुप्स हैं एक साथ इकट्ठा भी हो सकते हैं 2024 के पहले। और इसी का डर है मोदी और शाह को, और वो हर कीमत पर वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को गंवाना नहीं चाहेंगे, वरना योगी वर्सेस शाह की ये जो घमासान है और तेज हो सकती है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कर्नाटक को आप अलग करिए तो बीजेपी के भीतर जो ये सत्ता संघर्ष, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सत्ता संघर्ष क्या मोड़ लेता है 2024 से पहले, या ये जो कई राज्यों में जो चुनाव हैं इसके क्या असर होंगे, और उसके बाद ये जो घमासान है, ये जो सत्ता संघर्ष है, ये क्या मोड़ लेता है, ये मोदी की हार और जीत भी तय करेगा। और मुझे लगता है कि टाइगर के पास चलते हैं, वानखेड़े साहब के पास चलते हैं, बरसों से मोदी पर, शाह पर, बीजेपी पर, योगी पर पैनी निगाह, और हम दोनों कोशिश करेंगे कि आपको सही तस्वीर दिखे कि बीजेपी में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो पर्दा जो गोदी मीडिया आपकी आंखों के सामने से हटाती नहीं है। मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए हम दोनों की ये एनालिसिस, जो मुझे लगता है बेखौफ भी है और कहीं ना कहीं भीतर जाकर हम सच लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। मेरा पहला सवाल टाइगर आप ही से है कि ये जो कर्नाटक के परिणाम आए जहां पर अमित शाह फेल हुए हैं, और योगी के जो परिणाम आए जहां 17 में से 17 मेयर की सीट जीत ली हैं, आपको क्या लगता है कि ये योगी और अमित शाह का ये जो झगड़ा है दोनों लॉबीज के बीच में, कि मोदी के बाद कौन, शाह या योगी, ये जो झगड़ा है असली पार्टी के भीतर का, क्या ये झगड़ा अब और बढ़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांटेज योगी है, योगी का जो जादू है भाजपा के लोग कहते हैं सर चढ़ के बोल रहा है, और अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन दीपक जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो योगी का स्टेक हाई हो गया है, क्योंकि 13 तारीख को थोड़ी बहुत कुछ इज्जत बचाई है तो योगी जी ने बचाई है। क्योंकि आप कर्नाटक में तो बात ही नहीं कर पा रहे थे, सेंट्रल कर्नाटक का, हैदराबाद कर्नाटक का, चेन्नई तमिलनाडु कर्नाटक का, बॉम्बे मुंबई कर्नाटक का, सेंट्रल कर्नाटक का, ग्रेटर बेंगलोर, ओल्डर मैसूर, सब दूर एक लाइन से मसाकर हुआ है बीजेपी का। लिंगायत हो, वो कलिका हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुस्लिम्स हो, मसाकर हुआ है। आप रीजन वाइज लो, आप कास्ट वाइज लो, ये पूरा जो फेल्यूर है, ये फेल्यूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है। और यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह को आप उनका सेनापति मानते हैं, लॉजिस्टिक का हैंडल करने वाले आप चाणक्य मानते हैं, जिसको मैं जुगाड़ू कहता हूं, तो उनका जुगाड़ टोटली फेल हुआ है। और उसके विपरीत जो स्ट्राइक रेट है, हालांकि मैं मानता हूं कि नगर निगम, जब अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे तब भी बाय एंड लार्ज नगर निगम बीजेपी के साथ हुआ करती थी जी। लेकिन इसके बावजूद भी जब विपक्ष ऑन स्लॉट करने के लिए तैयार है, विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया है मोदी विरोधी,
उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर हो करके एक डैम बन के रोका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो परसेप्शन पर्कुलेट नहीं होने दिया योगी ने। ये योगी की ग्रेटनेस है। और योगी आज भी एक बड़ा आइकॉन उभरते हुए आ रहे हैं, कम से कम अमित शाह के बदले। अमित शाह को कहते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पे बैठे हैं और एक वो लौह पुरुष थे, ये नए लौह पुरुष है। ये तो मुझे कहीं लौह पुरुष नहीं दिखाई देते, तो एल्यूमिनियम से भी गए गुजरे दिखाई देते हैं जो परफॉर्मेंस है। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि यदि ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर निकाल जाए तो ये आपको धाराशायी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से एनकाउंटर्स हुए हैं, ईसानी के मुसलमानों के हुए, हिंदुओं के भी हुए हैं। हाँ, कुछ डिलीवरी में प्रॉब्लम जरूर है और कुछ ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ऊपर से एक अंकुश जो रखा है दिल्ली ने। दिल्ली नहीं चाहती कि कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री खुल के काम करे। वो चाहते हैं कि हमके दरबार में दरबारी बन मैं एक सिचुएशन को कि अभी जो चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं और राजस्थान, 3 चुनाव बहुत ही क्रूशल चुनाव है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और ये नवंबर में कुछ महीने बाद तेलंगाना में भी चुनाव है, लेकिन तेलंगाना में क्योंकि बीजेपी के स्टेक्स ज्यादा नहीं है, वहां केसीआर बहुत मजबूत है, तो तेलंगाना को मैं इस सिनेरियो में नहीं गिन रहा। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें से 2 स्टेट, सपोज करिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर चाणक्य यानी अमित शाह हार गए, बीजेपी हार गई, या तीनों हार गई या 2 हार गई, फिर मतलब मट्टी पलीत अगर बीजेपी की होती है मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, फिर योगी क्या करेंगे? योगी के समर्थक क्या फिर संभाल पाएंगे बीजेपी की जो नेतृत्व है, बीजेपी का जो हाईकमान है? फिर क्या होगा? देखिए आपको थोड़ी कर्नाटक की हार को देखना होगा। कर्नाटक की हार सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं है। कर्नाटक की हार अपना केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपने आप को थोपा है कर्नाटक में, इससे टाइगर मेरा सवाल नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। 1 मिनट दीपक जी, मुझे थोड़ा 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे। कर्नाटक में आप देखिए, लिंगायत जो बेस था, जो लिंगायत अपना सेनापति और अपना सर्वे सर्वा मानते थे येदुरप्पा को, उन येदुरप्पा ने ऐसा हाथ खींचा कि लिंगायत समाज में जितनी बहु सीटें थी लिंगायत समाज, वहां ओंधी मुंह गिर गई बीजेपी। 10 ऐसे लोग थे जो उनके खास बहुत ही नजदीकी माने जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस जीती। और टीसी रवि जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, 5 बार 4 बार सिटी रवि वो चिकमंगलूर में 7,000 वोटों से ज्यादा हारते। और किससे हारते हैं? उस आदमी से हारते हैं जो येदुरप्पा का राइट हैंड कहलाता था और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब यदि आप पुराने क्षेत्रों को अधिकार नहीं देंगे, उनको तवज्जो नहीं देंगे, तो वो निपटाएंगे। अब उसी परिप्रेक्ष्य में आप छत्तीसगढ़ में आइए, कहां है रमन सिंह? कहां है रमन सिंह? सुना है आपने उनके बारे में? उपाध्यक्ष करके एक ऐसा एरिया है, वो मार्गदर्शक मंडल का एक्सटेंशन है पार्टी का उपाध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष बना के रख दिया। अब मुझे एक नाम बताइए जो बड़ा नाम है बीजेपी का, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब यदि बीजेपी का बड़ा नाम करे तो आपको गवर्नर महाराष्ट्र की तरफ देखना पड़ता है, जो गवर्नर बने हैं। बाकी बीजेपी में जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बात तक नहीं करते। तो छत्तीसगढ़ गया आपका। आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत है, पार्टी इतनी शक्लों में टूट चुकी है। और ये जो आयराम गयाराम वाले जो 11 लोग 15 लोग जो आए थे, उनके खिलाफ तो अब इतना खुल के बोलने लगे हैं लोग कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी को बीजेपी हरवाएगी। कोई तालमेल नहीं है। और आपने पूर्ण रूप से अंकुश लगा के दबा के रखा था जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान को। कहीं ना कहीं इनको रोज तकलीफ हो रही थी, उनको फ्री हैंड नहीं दिया था आपने। उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतेंगे। आप आइए राजस्थान। राजस्थान बीजेपी और वसुंधरा राजे, महारानी साहब को आप अलग नहीं कर सकते। आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कभी माथुर को भेजा, कभी आपने शेखावत को भेजा, कभी खुद जाके कूद पड़े वहां पे 10-10 बार। जैसा बजरंग बली का आशीर्वाद वहां मिला नहीं, वैसा राजस्थान में यदि वसुंधरा का आशीर्वाद नहीं हो तो आप कितनी भी बार मंदिर चले जाइए श्रीनाथ जी के, श्रीनाथ जी देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। क्योंकि आखिर ये भगवान भी जननायक होते हैं, जनता के लोग भगवान होते हैं। आज आपने वसुंधरा को इतना पटक के रखा है साइड को, तो किसी भी हालत में हो तो छोटा स्टेट है, 188 का स्टेट है वो, उसमें यदि वसुंधरा 30-40 का डेंट कर देती है तो खत्म है खेल।
और दूसरी ओर जो कांग्रेस है, ये तीनों जगह पे देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी है, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी है। इसलिए कर्नाटक का फॉर्मूला यदि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगाया तो कांग्रेस के लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं करना है, जो झगड़े करने वाले नेताओं को इकट्ठा बिठा के बोलना है सत्ता चाहिए तो इकट्ठा हो जाओ। क्या कर्नाटक में झगड़े नहीं थे? बिल्कुल झगड़े थे। टाइगर, अगर ये तीनों स्टेट जो हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मैंने माना कि राजस्थान थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हालत नहीं है बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में बहुत खराब हालत है। अगर अमित शाह ने ये स्टेट, ये राज्य भी है, अगर अमित शाह हार जाते हैं तो फिर योगी और अमित शाह का झगड़ा, ये जो दो लॉबीज का झगड़ा, ये और कितना और बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। योगी ज्यादा, फिर योगी नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगेंगे, योगी बोलने लगेंगे। अभी तो योगी सिर्फ यूपी के जीत पे बोले हैं, कर्नाटक के हार पे नहीं बोले हैं। यदि तीनों राज्यों में बोलने होते तो योगी बोलना शुरू कर देंगे कि हारे क्यों, किसकी गलती है। और उन्हें बोलने का अधिकार है भाई। जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र जो अपने यहाँ जो अच्छे रिजल्ट देता है, वो दूसरे के कामयाबी पे बोलने का अधिकार रखते हैं। जो खुद कामयाब नहीं होते वो दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन मैं थोड़ा डिफर करूंगा आपको, मुझे लगता है राजस्थान में स्थिति ज्यादा अच्छी है कांग्रेस की। यदि ये सचिन पायलट वाला मामला समाप्त हो गया तो चलिए, अगर तीनों स्टेट अगर हार गई, अगर बीजेपी तीनों स्टेट हार गई, मोदी और अमित शाह तीनों स्टेट हार गए, फिर क्या होगा? उसके बाद तो क्या हो गया? उसके बाद तो फिर 2024 में फॉर्मेलिटी रह जाएगी। अभी 2021 में 70% भारत पे बीजेपी का राज था। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने के बाद वो 45% आ गया है। 21 से 23 तक आपने 25% खोया है, पाया कुछ नहीं जी। तो ऐसे में आप ये छोड़ दीजिए, आप सत्ताएं कहाँ हैं? आप 8 राज्य तो आप नॉर्थ ईस्ट से गिनाते हो, जहां टोटल सब 50 सीटें भी नहीं मिलती लोकसभा की, आसाम को छोड़ा तो। लेकिन बाहर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल देखिए आप क्या हाल है। जी, बुरे हाल है। अगर अगर टाइगर, हम फिर योगी के ही सवाल पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आज की तारीख में बीजेपी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिसके जुबान पे आप देखिए कार्यकर्ताओं में बात हो रही है कि भाई जी के, अगर मोदी जी का कार्ड नहीं चल रहा है, मोदी जी का जादू फीका पड़ रहा है, मोदी जी का ब्रांड घट रहा है, तो योगी को आगे लाओ, योगी को आगे लाओ। लेकिन बीच में अमित शाह हैं, जाहिर तौर पे अमित शाह नंबर 2 हैं, आज की तारीख में लिखा पढ़ी में भी हैं, और वैसे भी वो नंबर 2 हैं। अगर मोदी अमित शाह को आगे बढ़ाते हैं, योगी को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर आप भाजपा के भीतर आपको क्या दिखता है, क्या होने जा रहा है फिर? देखिए, आपने जो नंबर 2 पोजीशन दे के रखी है अमित शाह को, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के आशीर्वाद से वो नंबर 2 पोजीशन पे है। वो मोदी जी के सेनापति है। जब राजा चला जाता है तो सेनापति भी जाता है। सेनापति का आकलन आप अलग से नहीं कर सकते। यदि कल मोदी का ही आभा उतर जाती है, मोदी के ब्रांड की चमक खत्म हो जाती है, तो अमित शाह तो ब्रांड है ही नहीं। अमित शाह वो चंद्रमा है जो सूरज से रोशनी लेता है। सूरज कौन है? सूरज आज के डेट में तो नरेंद्र मोदी जो रोशनी देते हैं, और एक योगी नए उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूरज तो डूब रहा है, अगर सूरज डूब रहा है तो फिर चांद के अंधेरे में होगा। चांद अंधेरे में होगा, नया तारा होगा, उसके तरफ लोग देखेंगे। जब रात हो जाती है तो आदमी डायरेक्शन के लिए ध्रुव तारे को देखता है, चंद्र नाम के ग्रह को नहीं देखता। यहाँ पर मुझे एक चीज समझाने की आप कोशिश करें, और दर्शकों से भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मोदी का सितारा अस्त होगा, मोदी का सितारा टूटेगा, डूबेगा, या मोदी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू की पॉलिटिक्स, मुसलमान की पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स योगी भी करते, बल्कि योगी तो 2 कदम आगे बढ़ के करते हैं। तो अगर मोदी को समाज खारिज करता है, वोटर को खारिज करता है, तो फिर तो योगी को फिर कौन वोट देता है? वो भी खारिज करेगा, क्योंकि हार तो फिर। जी, आपने सवाल उठाया कि योगी और अमित शाह के बीच में तकरार हुई, तो अभी योगी और रेस्ट के बारे में तो बात ही नहीं करी आपने। जी, अमित शाह और योगी में योगी का स्टेक ज्यादा बड़ा है, लेकिन योगी ही और अकेले नहीं है बीजेपी में।
बीजेपी में राजनाथ सिंह भी है, बीजेपी में गडकरी भी है, बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान भी हो जो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वसुंधरा राजे भी है, वसुंधरा राजे भी है, बीजेपी में कई वरुण लोग हैं। गांधी भी हैं, वरुण गांधी, वरुण मेनका गांधी, गांधी भी है। हाँ। जहां तक हिंदुत्व की बात है, कर्नाटक के चुनाव ने तो एक बात बता दिया है कि हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व नहीं चलेगा। लेकिन फिर आपको जब सत्ता में आना है 2024 में, तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा देश को। ये जो खासकर काउ बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व चलता है ऐसा, क्योंकि योगी के लगातार रिजल्ट दे रहे हैं और योगी हिंदुत्व के फ्लैग मतलब ध्वजवाहक है अभी। क्या ये हिंदुत्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में काम कर जाएगा? क्या ये हिंदुत्व बिहार में काम कर जाएगा? और ऐसा नहीं काम कर जाएगा तो फिर योगी जी सबसे बड़े किले के सबसे बड़े किलेदार होंगे जहां 80 सीटें हैं, लेकिन 80 सीटें लोकसभा के तमाम सीटों में बहुत छोटा नंबर हो जाता है। तो फिर योगी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या बाकी जगह पे होगी? क्योंकि अपना शुरुआती आपका डिस्कशन ही शुरू हुआ था योगी और जी अमित शाह में। जी। उसमें अमित शाह के ऊपर योगी स्कोर करते नजर आते हैं, लेकिन फिर मोदी के बाद कौन, यदि ये सवाल आएगा तो बहुत सारे दावेदार हैं। और कर्नाटक के चुनाव ने बता दिया कि ये हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा, अभी सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं। अगर 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 टाइगर, मैं कहूं कि जिस तरह के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह के लोग सेफोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मोदी चाहे जितनी मेहनत कर ले, जिस तरह से वो डेसिमेट हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी, बाकी साउदर्न स्टेट्स में, बिहार फंसा हुआ है, बंगाल में उतनी सीटें मिलनी नहीं है, महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं वहां भी बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी। ऐसी स्थिति में अगर मोदी की सीटें कम होती हैं, मान लीजिए 225, 230, क्या 230, 225 में आ, फिर कोई आपको बीजेपी के भीतर कोई नितिन गडकरी या कोई राजनाथ सिंह, कोई मॉडरेट फेस निकल के आ सकता है सामने, जिसको कोई नवीन पटनायक या जगन रेड्डी कोई सपोर्ट कर दे? ऐसा आपको लगता है? या फिर सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी? दीपक जी, ये गेम नंबर होता है। सरकार स्थापन करना यह आंकड़ों का खेल है। आंकड़े जिसके पक्ष में है, बीजेपी के पास 230 होते हुए भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। क्यों? महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 106 थे, हाईएस्ट नंबर था, और उसके सामने जो सीटें थी वो सब उनके आधे आधे थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई क्योंकि आपको वो 277, 280 का मैजिक नंबर कैच करना होगा। तो आपको 50 सीटों की जरूरत होगी। 230 हम मानेंगे मोटे मोटे तौर पे, आ गई तो मेरा आकलन तो 200 के आसपास का है। आप 230 दे रहे हैं, मैं उसको मानता हूं। यदि 230 आती है तो फिर आपको 50 सीटों की जरूरत है। मुझे बताइए, 50 सीटें, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास इकट्ठा 50 सीटें हैं देश में? कोई नहीं। हर राज्य में ऐसा कोई पक्ष नहीं जो क्लीन स्वीप करेगा। ऐसे में वो 50 सीट किसके नाम पे आएगी? वो प्रधानमंत्री बनेगा तो किसके नाम पे आएगी? अक्रॉस द पार्टी लाइन किसके अच्छे संबंध है? क्या गडकरी, राजनाथ, हाँ, क्या गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी, इन तमाम 3-4 नाम सामने रखने के बाद सामने कौन आता है? क्या तृणमूल कांग्रेस राजनाथ को मदद करेगी या गडकरी जी को करेगी? या महाराष्ट्र की 48 सीटें मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के नाम पे पीछे खड़े हो जाएंगे जैसे राष्ट्रपति चुनाव में हो जाते हैं? क्या बीजेडी अपनी ताकत झोंक देगी पीछे? क्योंकि एक ही ताकत से तो नहीं होगा, ये 1, 2, 3, 4 लोगों को चिप इन करना पड़ेगा। और मोदी जी के नाम, क्योंकि मोदी जी खुद ही, मुझे नहीं लगता कि 230 के बाद इस जुगाड़ू सरकार में प्रधानमंत्री बनना क्या चाहिए। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 48 सीटें महाराष्ट्र में है, अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार स्वीप करते हैं, तो क्या मराठी अस्मिता को लेकर गडकरी को आगे बढ़ाया जा सकता है कि भाई कुछ नहीं तो गडकरी को आगे बढ़ा दो? क्या उद्धव ठाकरे की गडकरी से ट्यूनिंग है? बेहतरीन ट्यूनिंग है। उद्धव ठाकरे की गडकरी से बेहतरीन ट्यूनिंग है। उद्धव ठाकरे, गडकरी की शरद पवार से बेहतरीन ट्यूनिंग है। गडकरी की ममता बनर्जी से बेहतरीन ट्यूनिंग है। शरद पवार की आगे ट्यूनिंग है। शरद पवार की और गडकरी की इतनी बढ़िया ट्यूनिंग है कि शरद पवार गडकरी के लिए यदि लॉबिंग करने निकल गए तो बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं।
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी का जो अहंकार कह लीजिए, अत्याचार कह लीजिए, या जिस तरह से मोदी ने पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई के मामलों में जेल भेजा, उनका करियर खराब कर दिया। कई मामले ऐसे थे जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये तो मामला बनता ही नहीं था। जैसे संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है, उनको लेकर कोर्ट ने कहा कि मामला बनता ही नहीं था, आप पर जोर जबरदस्ती की गई है। तो ये जो अत्याचार, ये जो जुल्म हुआ है, आपको लगता है कि आज की तारीख में जो विपक्ष है उसमें एक थिंकिंग है कि भाई मोदी और अमित शाह से किसी तरह से निजात पाओ, बीजेपी से भले ही कंप्रोमाइज कर लो, गडकरी से कंप्रोमाइज कर लो, राजनाथ को आगे बढ़ा दो, लेकिन इन दोनों से किसी तरह से निजात पाओ। क्या ये जो एक तरह का जो परसेप्शन है, क्या ये गडकरी के लिए फेवर कर सकता है अगर 230-225 सीटों पे भाजपा सिमटती है 2024 में? बिल्कुल करेगा, और उसका कारण है, कारण ये है दीपक जी कि 1947 से लेके आज तक हमारे यहाँ राजनीतिक दल आए हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जनता दल फैक्टर हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ, कई फैक्टर्स बात हुए, लेकिन कभी ऐसा छिछोरापन नहीं हुआ। जहां जहां नेताओं ने विपक्ष को लेकर छिछोरापन किया, वह उल्टी, मतलब इंदिरा गांधी को अरेस्ट नहीं करते इमरजेंसी के बाद, तो इंदिरा एक बहुत बड़ा आइकॉन करके उभरती नहीं। आप शाह कमीशन का काम चलने देते, बोलते थे जो कानून है अपना काम करेगा, लेकिन आपने तुरंत उनको अरेस्ट किया और फिर अरेस्ट करने के बाद जो एक पूरे देश में उनके प्रति सिंपैथी, हमारा देश इमोशनल देश है, और वो इमोशनल ये है कि आप अपना काम करिए, आप विपक्ष को काम करने दीजिए। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए थी? क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आपको तुरंत उसका घर खाली करवाना था? अरे अडवाणी जी किसी पोस्ट पे नहीं, फिर भी घर में बैठे हैं सरकारी, इतना लीवरेज देते तो क्या होता? इलेक्शन कमीशन ने कम से कम शर्मा शर्मी में इतना तो बोल दिया कि हमारी नजर कोर्ट के निकालों पे है, हम इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे वहां पे। लेकिन ये जो छिछोरापन है राजनीति में, किसी को अरेस्ट करवा दो, चुनाव आते से ईडी एक्शन एक्टिव हो जाती है। मेरा ईडी एक्टिव होने पे भी नहीं है, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उनको नंगा कर लेना चाहिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार को जगह नहीं है हमारे देश की राजनीति में, लेकिन वो भ्रष्ट लोग आपके साथ आते से अच्छे कैसे हो जाते हैं? जिस हेमंता के लिए आपने पूरा सदन नहीं चलने दिया 1 महीने तक आसाम का, वो आपका मुख्यमंत्री है। नारायण राणे के खिलाफ इतनी आंदोलन चलाया देवेंद्र फडणवीस ने, आज वो कैबिनेट में मंत्री है। ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकता हूं मैं। जिस चौटाला परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार कहा, उसके साथ आप हरियाणा में सत्ता में है, तो आपका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनल इशू, आप विपक्ष को सीधी लड़ाई में मारने में अक्षम हैं, तो फिर आपको जब भीष्म पितामह को आप समाप्त नहीं कर सकते, तो आपको शिखंडी की जरूरत है, क्योंकि आपको यह पता है कि भीष्म के तीरों का सामना आप नहीं कर सकते। तो आप ये सारी एजेंसियां बीच में झोंक देते हैं। अब तो एजेंसियां झोंकने के बाद भी नतीजे क्या आते देखिए आप। डीके शिव कुमार सबसे करप्ट पॉलिटिशियन करके आपने उसको पेंट करने का प्रयास किया, उसका चित्र बनाने का प्रयास किया, सैकड़ों केसेस उस पर लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसने पार्टी को जिंदा नहीं किया। पार्टी को इस लेवल पे ले आए कि उसने बता दिया कि देवगौड़ा से बड़े ओकाली का लीडर वो है कर्नाटक में। उन्होंने पूरे वर्ल्ड मैसूर से लेके लेफ्ट राइट में स्वीप कर दिया। तो ये लोगों का परसेप्शन है, लोग अब समझ रहे हैं। विपक्ष के किसी नेता पे जब कार्यवाही होती है तो लोग बोलते हैं बदले की भावना से कार्यवाही हुई। टाइगर, अंतिम सवाल, समय भी हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, आज मेरी बीजेपी के रिपोर्टर से बात भी हो रही थी, बीजेपी जो कवर करते हैं, उनका ये कहना था कि थोड़े से बागी सुर सुनाई पड़ रहे हैं। मोदी के जो अगेंस्ट जो लॉबीज हैं वो बहुत एक्टिव हो गई, आरएसएस में, बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में, जगह जगह, नागपुर में। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे अब ये गुजरात लॉबी जो है, मोदी और अमित शाह, ये कहीं ना कहीं इनकी घेराबंदी बीजेपी के अंदर शुरू हो जाएगी? अंतिम सवाल। बिल्कुल घेराबंदी शुरू हो जाएगी, और कर्नाटक के चुनाव में तो आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। बीजेपी की इस दुर्गति करने में संघ का बड़ा रोल रहा है। संघ वांटेड टू टीच अ लेसन टू बीजेपी एंड दे टॉट अ लेसन। अब उसके बाद भी बीजेपी शिक्षित होती कि नहीं होती, ये संघ जाने और ये बीजेपी जाने। दूसरी ओर इनका स्ट्राइक रेट लगातार नीचे गिर गया है, और राहुल गांधी जो 7 जिलों में जिन्होंने 51 सीट कवर करते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो ये लोग हंस रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी सीटें डबल की, वहां पे 72% का स्ट्राइक रेट है उसका जी। कुछ जगह क्लियर सब सुपड़ा साफ किया है। बेल्लारी 4 सीटें, चारों सीटें साफ कर दी। कुछ जगह जो 11-11 सीटों वाली जिले थे, वहां पे
8-8 सीटें कांग्रेस ने अकेली ने ली है जी। रायचूर तो में 4 सीटें कांग्रेस को मिली, बेल्लारी में 5 मिली। चित्र मैसेज ये है अमित शाह मोदी को मैसेज क्या है? लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में जवाब। अमित शाह को मैसेज है कि अब जुगाड़ चलेगा नहीं, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ही लगेगा। और मोदी को मैसेज ये है कि पूरा देश गुजरात नहीं है। और योगी को मैसेज क्या है कि थोड़ा सा विनम्र हो? योगी को मैसेज है कि कर्नाटक ने बताया हिंदुत्व नहीं चलेगा, तो आपके उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहानी होगी और एक विकास के द्योतक बनके, विकास का पर्यायवाची शब्द बनके उभरना होगा। ठोको नीति से काम नहीं चलेगा। विकास, हिंदुत्व और विकास का यदि एक डेडली कॉकटेल सामने आया तो कुछ आगे उनके लिए संभावना पूरे देश में है, नहीं तो यूपी की 80 सीटों तक ही इतरा सकते हैं। ठोको नीति जो है, ठोको नीति हर जगह नहीं चलती सर जी, ठोको नीति हर जगह नहीं चलती। टाइगर, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने रोशनी डाली और आपने मैसेज भी दिया कि अमित शाह को क्या करना चाहिए, उनको अब जेन्युइन पार्ट्स बदलने चाहिए। जुगाड़ बहुत दिन तक नहीं चलता, सीबीआई और ईडी से सरकारें नहीं चलती, और मोदी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई बातों से काम नहीं होगा, और योगी आदित्यनाथ को विनम्र होगा। ठोको नीति से काम नहीं होगा, सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं होगा, क्योंकि जो कर्नाटक में जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और करप्शन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का।